जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, एक बार जो ठान लिया तो ठान लिया। साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाई अमित पे। साथियों, अपने इस प्लेटफॉर्म पे हम साइंस की जो एनसीईआरटी की बुक है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। आज पहला जो अपना चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शन वाला, उसकी आज लास्ट क्लास है। इसके बाद ये जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसके बाद जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है, इसके जितने भी क्वेश्चंस जो पीछे लिखे हुए हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उनमें हो सकता है एक आध नया क्वेश्चन हो सकता है कि मेरे दिमाग में कोई नया क्वेश्चन आ रहा हो, तो वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर रहेगा। लेकिन आज जो इसका बचा हुआ पार्ट है, जो केमिकल रिएक्शन का जो पेंडिंग पार्ट अभी पड़ा है, उसे हम आज डिस्कस करेंगे। उसके अंदर आज क्या रहने वाला है कि आज जो ऑक्सीकरण और अपचयन है उसकी जो आधुनिक अवधारणा है, और एक अपनी रह गई थी रेडॉक्स अभिक्रिया। उसके बाद कुछ छोटे छोटे हैं जैसे तीव्र अभिक्रिया है, मंद अभिक्रिया है, जैसे किण्वन है, संक्षारण है, वो सारी चीजें हैं। तो वो आपका थोड़ा थोड़ा पार्ट है बाकी है, तो वो आज अपन लोग अपने इस क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए साथियों, बिना वक्त गवाए अपने सेशन की तरफ चलते हैं। वीडियो शायद क्लियर होगा आपका। ओके, देखो, सबसे पहले आपके सामने जैसे मैंने थोड़ा बहुत लिख रखा है ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ऑक्सीकरण और अपचयन की आधुनिक अवधारणा हम पढ़ रहे हैं। उसके अंदर जो आधुनिक अवधारणा है वो दो टाइप की होती है। वैसे एक होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक अंक अवधारणा, और दूसरी रहती है आपकी ऑक्सीकरण अंक निकाल करके जो हम ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में पढ़ते हैं वो चीज है। तो हम अपनी इस क्लास के अंदर इलेक्ट्रॉनिक अंक अवधारणा के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। अपने आरबीएससी की बुक के अंदर ये दे रखा है, हालांकि एनसीईआरटी के अंदर ये नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि आरएसएम एसएसबी जो बोर्ड है अपना, वो इनसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। पीछे जैसे एग्जाम हुआ है जो एलडीसी का हुआ था, उसके बाद जितने एक दो एग्जाम हो रहे हैं उनमें भी इनसे क्वेश्चन आए हैं। तो अपन लोग भी इसको क्यों छोड़ें, क्योंकि जितना भी केमिकल रिएक्शन के अंदर 10 तक लगता है वो सारा का सारा मैंने आपके सामने रख दिया है। देखो, सबसे पहले इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ऑक्सीडेशन के बारे में, यानी कि ऑक्सीकरण के बारे में ये जो अवधारणा है वो क्या कहती है। देखो साथियों, आपके पास मान लो कोई तत्व है और उस तत्व का आपके पास परमाणु हो सकता है उस तत्व का आपके पास आयन हो, ठीक है, हो सकता है आपके पास वो यौगिक की फॉर्म में हो, वो किसी भी एक फॉर्म में हो सकता है। मान लो उस तत्व ने किसी अन्य तत्व के साथ संयोग कर रखा है, तो वो आपको यौगिक की फॉर्म में भी मिल सकता है। लेकिन बेसिकली क्या होगा कि हम यहाँ पे परमाणु या फिर आयन लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अवधारणा जो है वो समझने में थोड़ी आसानी होगी। हम यहाँ पे उस भाषा को जो है हम कठिन शब्दों के अंदर न जाकर के उसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल अपने तरीके से। तो आपको शब्दों के अंदर उलझने की आवश्यकता नहीं है। देखो साथियों, मान लो आपके पास कोई तत्व है। सबसे पहले तो आप मेरे को एक दो बातें बताओगे, और एक दो बातें अगर हम कर लेंगे आपस के अंदर तो अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाएगी। देखो कैसे, मान लो एक ये तत्व है, कोई एक तत्व है, हमें नाम नहीं पता, ये एक तत्व है। हाँ, इस तत्व को नाम लिख दो, जो रामू नाम है तत्व को, ठीक है, और की रख दो आपने जिया मन माबिया रख दो। जैसे मान लो ये कोई तत्व है। अब कोई भी तत्व होगा, कोई भी तत्व है, जैसे मान लेता हूं मैं एक बार के लिए, मान लो कि ये सोडियम है अपना, ठीक है, क्या है ये सोडियम है। तो सोडियम है, इसके ऊपर न मैंने प्लस लगाया है न मैंने माइनस लगाया है, हमने इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा रखा, कुछ भी नहीं लगा रखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस तत्व के अंदर, इस तत्व के अंदर क्या है, इस तत्व के अंदर जितने प्लस हैं, जितने प्लस हैं उतने ही इसके अंदर क्या है, माइनस हैं। यानी कि धनायन या फिर धनावेश और ऋणावेश दोनों की संख्या क्या है, बराबर है। यदि किसी पदार्थ के अंदर धनायन की संख्या और ऋणायन की संख्या, किस किस की संख्या, धनावेश की संख्या और ऋणावेश की संख्या, यदि दोनों के अंदर आपकी इक्वल है, दोनों बराबर हैं, वो तत्व कैसा हो जाएगा, वो तत्व आपका हो जाएगा साथियों उदासीन। कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो ये तत्व कैसा है, अभी ये तत्व कैसा है, उदासीन है। मैं क्या करता हूं, मैंने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूम रहा था, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे घूम रहा था, मैंने इसको बोला कि तू बाहर क्या कर रहा है, ये बोला मैं तो ऐसे ही बस बाजार के अंदर घूमने आया था। मैंने कहा चल अपने साथ रह ले यार, तू अपना घर जो है वो खाली पड़ा है ऐसे ही, इसके अंदर खाली जगह पड़ी है। तो ये बोला ठीक है रह तो लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई मैं रहूंगा तो मेरा तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ना।
भाई घर के अंदर एक नया सदस्य आ रहा है तो इसका थोड़ा बहुत इसको रूम देना पड़ेगा या फिर इसको कोई ना कोई जगह देनी पड़ेगी, खाना देना पड़ेगा, पीना देना पड़ेगा। मैंने कहा चल कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे तेरे को। तो मैं इसको बुला करके ले आया, भाई इलेक्ट्रॉन आज के बाद आप किसके साथ रहेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इस घर के अंदर जैसे ही प्रवेश करता है तो इसने क्या कर दिया, अपना रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया। इसने अंदर अपना एक माइनस बढ़ा दिया। बताओ अंदर किसकी संख्या बढ़ गई, तो आपको बोलेंगे सर 3 तो बराबर है, लेकिन ये एक ये माइनस बढ़ गया। एक माइनस बढ़ गया तो वो कहां जाएगा, वो चला जाएगा इस Na के ऊपर। तो अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर से अगर हम अंदर लाते हैं तो ऊपर क्या बढ़ गया, इसके एक एक्स्ट्रा क्या हुआ, माइनस ज्यादा हुआ, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया है। अंदर ऋणावेश की मात्रा बढ़ गई है, इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, अब नेगेटिव चार्ज आएगा। समझ में आया या नहीं आया, आई थिंक आ गया होगा। एक उदाहरण और लेता हूं मैं। अब मैं क्या करता हूं कि पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन को अंदर लेकर के आया था। अब मैं क्या करता हूं, अब भाई अपने सेट नहीं हुआ साहब, आप अपना कमरा क्या कर दो, खाली कर दो। हमने क्या किया भाई, कुछ दिनों के बाद इससे खाली करवा लिया कमरा, ठीक है, और एक इससे खाली करवा लिया। ये दोनों बहुत बदमाशी कर रहे थे। हमने बोला कि एक आया, इसने तेरे को भी सिखा पढ़ा के बड़ा कर दिया, अब तेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो हमने एक को निकाला तो निकाला, दूसरे को भी निकाल दिया। आपने कहावत है नहीं कि गुड़ पड़े यकीन की लेगी उठे, यानी कि गुड़ अगर मिट्टी में पड़ेगा तो वो अपने साथ मिट्टी जरूर चिपका करके लेके आएगा, वही बात है। अब देखो अंदर क्या हुआ, अंदर ये घटना घटित हुई कि बाहर हमने कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, अब 2 निकाल दिए। कितने निकाल दिए, 2। कितने थे, 4 थे। अब देखो इसने तो भैया इसके साथ अपनी साठगांठ कर रखी है, इसने अपने इसके साथ साठगांठ कर रखी है। सिंगल कौन रह गया, अब ये सिंगल रह गया। अब सिंगल रह गया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, अब प्लस चार्ज आएगा। आप बोलोगे सर समझ में आ गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अंदर आया तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो कौन सा चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज कैसे बढ़ेगा वो मैंने आपको बता ही दिया है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। नहीं भी पता है कोई बात नहीं, आगे अपना चैप्टर आएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में, अपनी विस्तृत चर्चा रहेगी। फिर भी अगर आपको पहले पढ़ना है तो आप पीछे के वीडियो के अंदर जाएं, मैंने पूरा क्लियर कट बता रखा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसकी खोज के बारे में बता रखा है। उससे एक क्वेश्चन भी आया था लैब असिस्टेंट के अंदर, खोजकर्ता पूछा था कि मैंने, और उस क्लास के अंदर पूरी चर्चा करी थी कि गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं हो तो आपको रदरफोर्ड करना है। तो वो सारी चीजें पीछे की कक्षाओं में दे रखी हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो देख करके आए, ठीक। तो ये तो हो गई बेसिक बात। अगर आपकी ये कहानी समझ में आ चुकी है तो ऑक्सीकरण और अपचयन की इलेक्ट्रॉन अंक अवधारणा समझने में बिल्कुल भी यानी कतई दिक्कत नहीं आएगी, आप बिल्कुल आसानी से इसे समझ पाएंगे। तो अगर इसका, वैसे स्क्रीनशॉट लेने वाली कोई खास बात है नहीं इसमें। देखो अगर हम परमाणु का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, आपके पास मान लो ये सोडियम का एक परमाणु है, क्या है, सोडियम का एक परमाणु है, इसका हम करवाना चाह रहे हैं ऑक्सीकरण। किसके माध्यम से करवाना चाह रहे हैं भाई, कल वाली जो क्लास है उसमें मैंने आपको बताया था कि या तो ऑक्सीजन जुड़ेगी या फिर कोई ऋण विद्युतीय तत्व ऐड होगा, धनावेश बाहर जाएगा, हाइड्रोजन बाहर जाएगा, लेकिन वहां यहाँ पे तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है, वो तो चीजें ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास इलाज बचा है मात्र और एक मात्र, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, इलेक्ट्रॉन। भाई अपने पास तत्व बचा है तो ज्यादा से ज्यादा हम इसका यही बिगाड़ सकते हैं कि या तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाल देंगे या इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, दो ही ऑप्शन है, और कोई तरीका अपने पास नहीं है। देखो हमने क्या किया, हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन कहाँ निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया तो इसके ऊपर क्या बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। अब आप समझ पाएंगे, अब आप क्या समझ रहे हैं यहां से, देखो किसी परमाणु के अंदर, किसी परमाणु के अंदर ऑक्सीडेशन कब होगा, ऑक्सीकरण कब होगा, मैंने पहले आपको उदाहरण दिया है, उसके बाद हम इसका नियम निकालते हैं, उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि के माध्यम से हम यहां पे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। रीड के बैठे तो समझते हैं, आगमन निगमन तो खूब पढ़ी होंगी हमने। देखो Na पहले उदाहरण के माध्यम से समझेंगे और नियम की तरफ जाएंगे। देखो Na है, सोडियम है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, और इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जाएगा तो अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा कि घटेगा, आप बोलेंगे सर बढ़ेगा, बढ़ेगा तो Na क्या बना लिया, पॉजिटिव बना लिया। यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, किसी तत्व का परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। समझ में आया या नहीं आया, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, वो परित्याग कर देगा, इलेक्ट्रॉन को घर से बाहर निकाल देगा, ठीक है, कि भैया इलेक्ट्रॉन अब आप जाइए,
और अब आप हमें यहां पे अकेले रहने दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन ने जाते जाते बोला चलो हम तो चले, लेकिन आपको हम क्या कर जाएंगे, प्लस कर जाएंगे। तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया और अपना ऋणावेश लेकर के ये बाहर चला गया। तो आप ऑक्सीकरण की इलेक्ट्रॉन अंक अवधारणा से ये समझ चुके होंगे कि उसके अंदर कोई तत्व या तत्व का जो परमाणु है या आयन है वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन का त्याग आपको दिखे वहां आपको ये कर देना है कि यहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है। देखो जैसे कैल्शियम है, इसने क्या किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, 2 त्यागे हैं तो कितना प्लस आएगा, 2 आएगा। जैसे ये आयन है आपका Fe2 पॉजिटिव, आपके पास आयन है और 2 तो पहले से ही था, 1 इलेक्ट्रॉन को हमने और बाहर निकाल दिया तो 2 प्लस था, अब कितना हो जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहां पे 2 शब्द लिख रखे हैं, धन संयोजकता और ऋण संयोजकता। देखो अगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, कौन सी अभिक्रिया हो रही है साथियों, यदि आपकी ऑक्सीडेशन अभिक्रिया हो रही है तो धन संयोजकता और ऋण संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो धन संयोजकता बढ़ेगी या घटेगी। तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन बाहर गया यानी कि इसके ऊपर धनावेश की मात्रा बढ़ गई, तो धन संयोजकता तो क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज होगी यानी कि बढ़ जाएगी। क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जबकि ऋण संयोजकता आपकी क्या हो जाएगी साथियों, घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो कई बार ऐसे लैंग्वेज के अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं, आप बहुत ही होनहार छात्र हैं, आप आसानी से ये जो चीजें हैं वो कवर कर पाएंगे। तो आपको भाषा में उलझाने का प्रयास करेगा तो भी आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। देखो चलते हैं नेक्स्ट। अब आ गया है आपका अपचयन। इतनी थी अपनी, बाकी ऑक्सीकरण के बारे में हमने खूब पढ़ा है, एक क्लास पहले हो चुकी है आपकी। देखो अपचयन के बारे में पढ़ते हैं। अपचयन में क्या होगा, अब उसका उल्टा हो जाएगा। वहां पे तो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे थे, यहां पे हम इलेक्ट्रॉन को बुलाएंगे कि भैया इलेक्ट्रॉन कहीं पे दिख रहे हैं, हाय आप यहां पे आ जाओ, तो हम इलेक्ट्रॉन को बुला लेंगे। तो बाहर से इलेक्ट्रॉनों को हम लेकर के आ रहेंगे, भी आ जाओ हमारे पास रहो, आप हमारे पास, मतलब हम नेगेटिव चार्ज को अपने पास बुला रहे हैं जबरदस्ती की, भैया आप आओ हमारे साथ रहो, ठीक। देखो Cl है तो हमने इलेक्ट्रॉनों को अंदर बुलाया, बुलाया तो इसके ऊपर क्या बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। ये सल्फर है, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके क्या होंगे, इसके अंदर आकर के बढ़ जाएंगे। ये मैग्नीशियम था बेचारा, इसके ऊपर पहले से 2 पॉजिटिव थे, ये आराम से अपना जीवन यापन कर रहा था, फिर इसके पास आ गए कौन, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 प्लस थे, 2 माइनस आ गए, दोनों ने आपस में क्या कर ली साहब, साठगांठ कर ली और पदार्थ परमाणु को क्या कर दिया, उदासीन कर दिया। अब ये बेचारा बैठा है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, बिल्कुल उदासीन है, ना कुछ बोलता है ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, बिल्कुल उदासीन है, ठीक है। तो आपको उदासीन नहीं बनना है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ तो रहो। देखो अब इस, ये देखो ये एक चीज और लिखी हुई यहाँ पे, MnO2 क्या कर दिया मैंने, इसमें Mn बना दिया। कैसे बना दिया, तो देखो पुराने समय में जाओ, पिछले वाली क्लास में जाओ, क्या था उसमें भी, उसमें O2 बाहर जा रही है, O2 क्या हो रही है, बाहर जा रही है, बाहर जाएगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर, ऑक्सीजन बाहर, तो आपका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो ये वो पुराने वाला आपका एग्जाम्पल है। देखो धन संयोजकता बढ़ेगी या घटेगी, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि सर कहीं पर भी धन संयोजकता बढ़ी हुई नजर नहीं आ रही है, इसका मतलब धन संयोजकता क्या हो जाएगी साथियों, घट जाएगी, इसमें आएगी कमी और इसमें हो जाएगी आपकी वृद्धि, ठीक है। इसका, इसमें हो जाएगी वृद्धि और इसमें हो जाएगी कमी, तो एक में कमी हो रही है एक में वृद्धि हो रही है, तो आपका अपचयन वाला जो पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट देखो, फिर आती है आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया, बहुत ही शानदार अभिक्रिया है। अभी तक हमने जो देखा है, हमने क्या देखा है कि या तो कोई तत्व परमाणु का त्याग कर रहा है या कोई तत्व परमाणु ग्रहण कर रहा है। अब ये चीजें जो है ना, अगर आप फिर से पीछे जाएंगे, फिर से उन चीजों में जाएंगे, तो आप यदि थोड़ा बहुत दिमाग लगा पा रहे थे, आपके मन में सवाल आ रहा था कि सर ये जो ऑक्सीजन आ रही है, कभी ये पॉजिटिव बाहर जा रहा है, तो बाहर किसके पास जा रहा है, ऑक्सीजन आ रही है तो आ कहां से रही है, ये ऋण विद्युतीय तत्व है जो ग्रहण कर रहा है, ये ग्रहण किससे कर रहा है, मतलब उस जो जिससे ग्रहण कर लिया तो पीछे वाले का क्या होगा, यानी कि
दूसरी जो चीज है, यानी कि जो सेकेंडरी पार्ट है, जो हमें वहां पे हम उसको इग्नोर कर रहे थे, वहां पे वापस इसको हम क्या करेंगे, लेकर के आएंगे। तो जो पार्ट हमने इग्नोर कर दिया था, वो चीज क्या थी आखिर? आपके मन में, अगर आप होनहार छात्र हैं तो आपके मन में यह सवाल उठना चाहिए था। तो वो सवाल क्या है साथियों? वो सवाल आपको मैंने बता दिया है। उस सवाल का उत्तर क्या है? उस सवाल का उत्तर यह है कि कहीं पर भी आपकी अकेली ऑक्सीकरण और अकेली अपचयन अभिक्रिया कभी नहीं होगी। यानी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों हमेशा साथ साथ चलती हैं। दोनों कैसे चलते हैं? रेल की पटरी की तरह है, मिले मिलो मत, लेकिन साथ जरूर चलना पड़ेगा। तो रेल की पटरी की तरह ये दोनों क्या कर रही हैं साथियों? साथ साथ चल रही हैं। साथ साथ चल रही हैं, तो इसका मतलब जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ हों, तो वहां पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। तो इसे हम प्यार से क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। देखो साथियों, रेडॉक्स अभिक्रिया को ही हम बोलते हैं अपोपचय। ये आपकी थोड़ी संधि है, देख लेना। इसी को बोलते हैं उपापचयन। क्या बोलते हैं? तो कई बार अगला आपको नाम में उलझाने का प्रयास करेगा। ऑक्सीकरण अपचयन हमने पढ़े हैं। ऑक्सीकरण का एक अन्य नाम हमने देखा था उपचयन। क्या देखा था? उ से उल्लू वाला उ, तो फिर आगे क्या आ जाएगा? पचयन। तो उपचयन था। रेडॉक्स को बोलते हैं अपोपचय, यानी अपचयन और उप, और यहाँ पे क्या है? उपापचयन। अपचयन और उपचयन दोनों मिले हुए हैं, ये संधि है। अब ये मत बोलना सर इसकी संधि विच्छेद करके बताओ। मैं वैसे भी हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत साइंस की बातें हम कर रहे हैं। देखो क्या होता है साथियों, ये जो डिग्री आपके सामने लिखी हुई है, इसको बड़े ही प्यार से देखना है आपको, बड़े ही गौर से देखो। देखो जिंक है, यहाँ पे है आपका कॉपर सल्फेट। बहुत ही प्यार भरी नजरों से आपको इसे जिंक और कॉपर सल्फेट को निहारना है। अब ये क्या है? इस जिंक ने देखा कॉपर सल्फेट को। जिंक ने किसको देखा? कॉपर सल्फेट को, कि ये बहुत ही प्यारा जोड़ा है। और इस जोड़े में इसको कौन पसंद आ गई साथियों? ये सल्फेट पसंद आ गई। तो इसने क्या किया? इस कॉपर को लात मार दी और इस सल्फेट को क्या कर लिया? अपना बना लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया साथियों? ये जिंक सल्फेट बन गया। क्या बन गया? जिंक सल्फेट। और कॉपर बेचारा क्या रह गया? अकेला रह गया। तो यानी क्या होगा? मैंने आपको क्रियाशीलता वाली श्रेणी बताई थी तत्वों की। तो तत्वों की जो क्रियाशीलता की श्रेणी थी, उसमें ऊपर हमने पोटेशियम से लेकर के लास्ट सोने तक देखा था। तो आपको बता भी है, ऊपर से लेकर के नीचे तक क्या होगा? तत्वों की क्रियाशीलता घटती है। तो आप अगर इसका सीक्वेंस देखेंगे, तो जिंक ऊपर आता है और कॉपर कहाँ आता है? नीचे आता है। तो कॉपर के लात मार देगा आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं है। और क्या बच गया? SO4। अब देखो साथियों, यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया कहाँ काम आई? रेडॉक्स अभिक्रिया देखो साथियों, जिंक था, धातु था। ये SO4 क्या है? इसके ऊपर ऋणावेश है। SO4 पे क्या होता है भाई? ऋण विद्युतीय तत्व है। जिंक ने इसको क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। जिंक ने किसको ग्रहण कर लिया? SO4 को ग्रहण कर लिया। SO4 को ग्रहण करने के बाद, SO4 को ग्रहण करेगा तो आप क्या समझ पा रहे हैं? जिंक का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि ऋण विद्युतीय तत्व इसके अंदर आया है। अब कॉपर ने किसका त्याग कर दिया? सल्फेट का त्याग कर दिया, तभी तो ये इसके अंदर आया है। भाई कॉपर ने SO4 को छोड़ा है, तभी तो ये इसके पास आया है, अपने आप तो नहीं आया ना। ये दोनों मिले होंगे, तो इसमें दोनों में आदान प्रदान हुआ है कि भैया एक काम कर, ये बोला कि मुझे तो ऋण विद्युतीय तत्व है, दे दे अपना। तो ये छोड़ेगा तभी तो ये इसके पास जाएगा। तो इसका तो क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। इसका क्या हो गया? अपचयन हो गया। और अपनी अभिक्रिया क्या हो गई? समाप्त हो गई। इसका मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या हुई साथियों? साथ साथ संपन्न होती है। आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण आपको क्या कहता है? आपके पास क्या है? आपके पास जिंक ऑक्साइड है, यहां पे आपका एक कार्बन है। जिंक ऑक्साइड ने कार्बन की उपस्थिति में क्या किया साथियों? अब देखो, यहां पे O था, जिंक ने ऑक्सीजन का परित्याग कर दिया, तो ऑक्सीजन बाहर जा रहा है। ऑक्सीजन बाहर जा रहा है मतलब क्या हुआ? इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। यहाँ पे जिंक का क्या हुआ? अपचयन हुआ। O है, किससे मिल रहा है? कार्बन से जाकर के मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या देखो, क्या आ गया साथियों? CO आ गया। इसका मतलब जिंक का तो क्या हुआ? अपचयन हुआ। सी का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन ने इसके साथ क्या कर लिया? संयोग कर लिया। दोनों विक्रियाएं साथ साथ हुई। इसका मतलब कौन सी विक्रिया हो गई? रेडॉक्स अभिक्रिया या अपोपचयन अभिक्रिया या उपापचयन अभिक्रिया आपकी हो गई। फिर तीसरा एग्जांपल देखो, Fe2O3 है, इसने एल्यूमिनियम के साथ संयोग किया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया, और दो अणु किसके बच गए? Fe के बच गए। यहां पे फिर आइए आप देखो, Fe2O3 एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम ऊपर आता है या नीचे आता है? तो आप बोलेंगे सर एल्यूमिनियम तो ऊपर आता है। हम देखते हैं, तो
तो ये ज्यादा सक्रिय है, ये Fe कम सक्रिय है। इसका मतलब क्या हुआ साथियों, ये जो O है, O को कौन ग्रहण कर लेगा, ये एल्यूमिनियम ग्रहण कर लेगा। तो एल्यूमिनियम का क्या हो गया साथियों, जिसके साथ ऑक्सीजन मिल गई है जाकर के, उसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। और Fe बेचारा क्या रह गया, अकेला रह गया, यानी कि इसका क्या हो गया साथियों, अपचयन हो गया बेचारे का। ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया जहां पे साथ साथ चले, वहां पे कौन सी अभिक्रिया होती है, आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ठीक है। अब देखो दो तीन चीजें और हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है या नहीं होती है, एक दो बातें हैं। ये जो नोट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछेगा एग्जामिनर, आपको क्या करेगा, सीधा पूछेगा कि बताइए आप उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या रेडॉक्स अभिक्रिया है। आपको ऐसे कथन देता है, फिर कारण पूछता है। वो वाले जो क्वेश्चन है वो इनसे ही बन के आते हैं। देखो साथियों, आपको ध्यान रखना है कि जो उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है, जो अवक्षेपण होता है, वो कभी भी कौन सी अभिक्रिया नहीं होती है साथियों, वो कभी भी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती हैं, नहीं होती हैं और नहीं होती हैं। तो आप इन दोनों के बारे में याद रखेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया है। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। वो एक तीव्र अभिक्रिया का भी उदाहरण होता है, उसमें 10⁻⁻10 सेकंड से भी कम समय लगता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किस किस के बीच होती है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये अभिक्रिया आपकी अम्ल और क्षार के बीच में होती है। लास्ट में जो रिजल्ट बचता है वो क्या बचता है, लवण और जल बनते हैं। इसके अंदर जो समय होता है वो कितना लगता है, 10⁻⁻10 सेकंड से भी कम समय में ये संपन्न हो जाती हैं। तो एक प्रकार की तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है ये आपका तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। बहुत स्पीड से ये संपन्न हो जाती है, वो है ना इनो काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। तो देखो इतना समय लगना चाहिए, 6 सेकंड लग रहा है तो ज्यादा ही लग रहा है। ठीक है ना। देखो फिर आपका अवक्षेपण, यानी कि किसी पदार्थ का नीचे बैठ जाना, जैसे घड़े के अंदर वो जो पानी है वो नीचे बैठ जाता है, तो वो सारा जो अपना एक अलग से चैप्टर आएगा, इसके अंदर अवक्षेपण है, अवसादन है, वो सारी चीजें उसके अंदर आएंगी। जो हम धातु वाला और जो निष्कर्षण वाला जो पार्ट है वो पढ़ेंगे, तो ये इसके बारे में अपनी विस्तार से चर्चा रहेगी। यहाँ पे आप इतना याद रखो कि रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक। देखो साथियों, चार नाम लिखे हुए हैं आपके सामने, श्वसन, दहन, किण्वन और संक्षारण। ये सारे के सारे ऑक्सीकरण के उदाहरण होते हैं। तो आप एक जगह इनको लिख लें। सीधा पूछा जाता है कई बार कि श्वसन किसका उदाहरण है, तो आप बताएंगे ऑक्सीडेशन है। दहन किसका उदाहरण है, तो आप बताएंगे ऑक्सीकरण है। किण्वन किसका है, ऑक्सीडेशन है। संक्षारण किसका है, ऑक्सीडेशन है। श्वसन यानी कि हम ऑक्सीजन अंदर ग्रहण कर रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कहीं पर ये ऑक्सी श्वसन भी होता है, कहीं पर ये अनऑक्सी श्वसन भी होता है। जैसे मांसपेशियां जो होती हैं वो अनॉक्सी श्वसन करती हैं, वहां पे जो लैक्टिक एसिड होता है उसका जमाव हो जाता है, वो सारे जो बायो का पार्ट है वो अलग से। यहाँ पे आप इतना याद रखो कि ये ऑक्सीडेशन है, वो जो ये जो श्वसन है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। दहन के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करने वाला हूं पहले। किण्वन देखो, किण्वन में क्या होता है, एक ऐसा कोई सूक्ष्म जीव होगा, वो क्या करेगा, जैसे हम एक मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, जैसे अपने घरों के अंदर हम क्या करते हैं, दूध के अंदर जीवाणु डाल करके क्या करते हैं, दही बनाते हैं। जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, जावण तो हम बोलते हैं, वो उसका सही नाम होता है जीवाणु। अपन लोग बोलते हैं जावण, कि दूध में कह दियो है जावण दे दो, थोड़ा सो न्यू न्यू सो रहे हुए तो हम कह दे दो जावण दे दो। वो जावण को नहीं हुआ, वो जीवाणु हुआ है। ठीक है। तो अपन अपने को तो वो जावणी बोलना है, अपने घरों में ये मत कह देना कि माँ जीवाणु कौन पाएगा, आज अपन जीवाणु खाऊंगे, ऐसे मत करना। अपने जावणी बोलो। ठीक है ना। अपनी संस्कृति जो है वो उसको छोड़ना नहीं है। अपनी संस्कृति, अपने को जावण बोलना है तो बोलना ही है। ठीक है ना। उसको जीवाणु मत बोलने लग जाना, लेकिन होता जीवाणु है, पता होना चाहिए। देखो किण्वन जो है वो किस विक्रिया का उदाहरण, आपका ऑक्सीकरण का। एक संक्षारण है। तो मैं आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, सीधा बोल के बता दूं, आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। देखो किण्वन में क्या होगा, जैसे दूध से आपने क्या बनाया है, दही बनाया है, तो एक प्रकार का कोई सूक्ष्म जीव होगा, इससे वो जो दूसरा पदार्थ है वो क्या हो गया है, थोड़ा सा अपघटित हो गया है, यानी कि एक नए पदार्थ के रूप में वो आपके सामने उपस्थित है। इसका मतलब उसका क्या हो गया है साथियों, उसका हो गया है किण्वन। जैसे पाश्चुरीकरण अभिक्रिया में लुईस पास्चर ने रेबीज रोग के टीके का, रेबीज जो रोग है उसके टीके का निर्माण किया था, वहां पर भी उसने थोड़ी बहुत किण्वन अभिक्रिया काम में ली थी। और वो जो लास्ट में जो अभिक्रिया बन के आई थी वो क्या थी, उस पूरी प्रक्रिया को हमने नाम दिया था पाश्चुरीकरण। ठीक है साथियों, हम देखते हैं कि जो शराब होती है वो भी कौन सी क्रिया से बनती है, किण्वन अभिक्रिया से बनती है। वहां पर भी क्या होता है, किण्वन होता है। साथियों जो अपने घरों में हम क्या बनाते हैं, गर्मियों के अंदर जो राबड़ी बनाते हैं, क्या बनाते हैं साथियों, राबड़ी, मतलब छाग माइन आटो गेर गेर या अलागे बिन तवड़म छोड़ना। तो जो धूप में रखने का जो कार्य है
जब हम उस विलयन को धूप के अंदर रख देते हैं, वहां पे किसका निर्माण होता है? वहां पर भी जो भी अभिक्रिया होती है वो भी कौन सी होती है? किण्वन अभिक्रिया होती है। जो अपने देसी शराब जो अपने गांव में लोग निकालते हैं, तो वहां पे भी कौन सी होती है? जैसे घड़े के अंदर वो डालते हैं ना गुड़ वगैरह, जो पता नहीं क्या क्या डालते हैं, तो वहां पर भी कौन सी अभिक्रिया होती है? उसमें भी किण्वन की अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो उदाहरण है वो आपको क्या है? किण्वन के अभिक्रिया के उदाहरण होते हैं। जैसे अपन लोग देखते हैं दैनिक जीवन के अंदर, जैसे जलेबी बनाते वक्त क्या डालते हैं? ईस्ट डालते हैं, ईस्ट डाला जाता है। ईस्ट क्या है? एक कवक का उदाहरण है। क्या है साथियों? ये एक कवक का एग्जाम्पल है, पूछा भी गया है पीछे एग्जाम के अंदर। ईस्ट किसका उदाहरण है? कवक का एग्जाम्पल है। जैसे खमीर का उठना, वो भी कौन सी अभिक्रिया होती है? यही किण्वन अभिक्रिया होती है। जैसे आपने केक देखे होंगे, जो आधुनिक केक आजकल आते हैं, एक तो आता है कलाकंद वाला, सीधा जो चक्कियां आती हैं वो आता है। एक आता है जैसे डिजाइनिंग, ऊपर से एकदम फूला हुआ सा वो जो केक आता है, उसमें भी कौन सी अभिक्रिया होती है? वो जिसके कारण फूल जाता है, वहां पर भी कौन सी अभिक्रिया होती है? किण्वन की अभिक्रिया होती है। तो ये है आपका किण्वन। फिर है आपका संक्षारण। आपने एक बहुत अच्छा और एक शानदार सा एग्जाम्पल सुना होगा। मैं जो बातें बोल रहा हूं उस पर गौर करना, वहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है ना। इस किण्वन से देखो ये ईस्ट वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसको मिटो देता हूं ताकि थोड़ा बहुत मैं लिख भी पाऊं। यहाँ पे देखो, ये जो संक्षारण है, जैसे हमने एक उदाहरण पढ़ते हैं ना, लोहे पर जंग लगना, वो कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है साथियों? वो आपका संक्षारण अभिक्रिया का ही उदाहरण है, लोहे पर जंग लगने वाला। यानी लोहा जो होता है पानी की उपस्थिति में क्या कर लेता है? अपने ऊपर जंग का निर्माण कर लेता है। जैसे मैंने आपको चांदी का बताया था, चांदी जो है वो बदरंग हो जाती है, और वो किसके कारण हो जाती है? तो मैंने आपको आराम से बताया था कि वो सल्फर के कारण हो जाती है। आप देखते हैं कि तांबे का पात्र यदि आपके घर में है, किसका पात्र? तांबे का पात्र यदि आपके घर में है, तो कभी कभी उसके ऊपर एक अलग से रंग की परत चढ़ जाती है, उस रंग का नाम है हरा रंग। हाँ, मैंने चढ़ गया हरा रंग, ठीक है ना, ये भगवान ये हरा है। तो हरा रंग यदि तांबा तांबा बोलता है कि मुझे चढ़ गया रंग हरा हरा, तो इसका मतलब वहां पे किसकी उपस्थिति है साथियों? CO2 की उपस्थिति है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, यहाँ से कई बार नहीं, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं साथियों? संक्षारण के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। अब देखो एक दो चीजें इसके अंदर और बची हैं, फिर अपने चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। आगे है अपनी विकृत गंधिता, नाम सुना होगा, और एक यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए, मैं लेकर के आया हूँ नया नया चिप्स का पैकेट। तो चिप्स के पैकेट के बारे में भी अपनी चर्चा जारी रहेगी। सबसे पहले देखो आप विकृत गंधिता। साथियों, अपने घरों में हम देखते हैं कि जो वसा होती हैं, जो तेल होते हैं, घी होते हैं, थोड़ा सा पुराना समय हो जाए, या फिर यदि डिब्बे को यदि खुला छोड़ दिया जाए, तो वो जो घी है वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। उसके अंदर से अलग तरीके की एक स्मेल आने लग जाती है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है साथियों? आपका खराब हो जाता है। खराब हो जाता है किसके कारण हो जाता है? वो विकृत गंधिता के कारण खराब हो जाता है। तो तेलों से बदबू आने का कारण क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपके ऑयल्स होते हैं, जो आपके तेल होते हैं, जितने भी आपके तेल हैं, उनसे क्या आती है साथियों? बदबू आती है। और वो जो बदबू है वो आने का रीजन क्या है? तो आप बताएंगे कि सर वो क्या है? आपकी विकृत गंधिता है। तो सीधा इससे क्वेश्चन यही पूछा जाता है बहुत बार। देखो साथियों, चिप्स का पैकेट है, ये भी आपका एक ऑक्सीकरण का ही उदाहरण है। किसका उदाहरण है साथियों? ये आपका एक ऑक्सीकरण का ही एग्जाम्पल है। आप क्या बताएंगे? ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल है। अब मैं इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें और हैं। आपका चिप्स का पैकेट है, और पीछे दहन वाली भी चर्चा करनी है थोड़ी सी, ठीक है ना। चिप्स का पैकेट आपने देखो, चिप्स तो आती है कितनी? 5, और पूरा पैकेट भरा हुआ किससे? खाली हवा से। वो जो गैस होती है, वो क्यों भरी जाती है? उसका कारण क्या है? तो आप कारण बताएंगे कि सर उसके पास चिप्स कम पड़ गई होंगी, या फिर वो चिप्स कम देना चाहता है, धोखेबाज है वो, चिप्स नहीं देना चाहता हूँ। इन बातों में कोई दो राय नहीं है कि वो चिप्स कम ही देना चाहता है आपको। वो आपको 1 रुपए की एक चिप्स देता है, 5 रुपए वाले पैकेट में, 5 रुपए का जो पैकेट आता है उसके अंदर 5 ही आपको छोटे छोटे देखने को मिलेंगी। ऐसे आती हैं पैक की हुई बढ़िया बढ़िया। 10 रुपए का लोगे तो उसमें आप ठीक पाओगे, लेकिन उसमें भी जो गैस की मात्रा है वो अत्यधिक मात्रा में होती है। कई बार हम सोचते हैं ना कि यार इसको सुई चुबा के और ये आराम से रह ले और अपना क्या है, क्या बिगड़ता है, लेकिन नहीं, वो भी कोई रीजन के कारण भरी जाती है। वो इसलिए भरी जाती है साथियों, ताकि वो जो गैस है
जो चिप्स पैकेट के अंदर भरी जाती है, बेसिकली वो गैस तो होती है साथियों नाइट्रोजन। कौन सी होती है साथियों? नाइट्रोजन गैस उसके अंदर भरते हैं। और नाइट्रोजन गैस इसलिए भरते हैं क्योंकि ये जो गैस है वो आपकी एक अक्रिय गैस के रूप में रहती है, बहुत ही कम सक्रिय होती है। ये क्या होती है साथियों? कम सक्रिय होती है। हम इसको बिल्कुल अक्रिय तो नहीं बोल सकते, अक्रिय बोलेंगे तो फिर वो तो एक मतलब लास्ट वाले में आनी चाहिए थी, लास्ट वाले कॉलम में, तो लास्ट वाले कॉलम में आती नहीं, तो ये कम एक्टिव है, ठीक है ना, ज्यादा एक्टिव नहीं। तो इसके अंदर ये निष्क्रिय गैस की भांति कार्य करेगी। तो क्या नहीं होगा? चिप्स का क्या नहीं होगा साथियों? आपका ऑक्सीकरण नहीं होगा। ऑक्सीकरण नहीं होगा तो चिप्स आप क्या नहीं होगी? खराब नहीं होगी। तो ये है आपका चिप्स के पैकेट का रीजन। अब देखो साथियों, और भी आगे कुछ है क्या? और आगे कुछ नहीं है आपके लिए। यहां पे मैंने दहन छोड़ा है, थोड़ी सी एक दो बातें मैं आपको दहन की बता देता हूं, ठीक है ना। वैसे तो थोड़ा लंबाई है लेकिन चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं अपन लोग बातें। दहन, देखो साथियों दहन तीन चार प्रकार का होता है। तो आप बोलेंगे सर हमने तो दहन पढ़ा ही नहीं। एक होता है साथियों तीव्र दहन, एक होता है साथियों मंद दहन, एक होता है आपका पूर्ण दहन, और एक होता है साथियों आपका मंद दहन। ठीक, ये आपके चार दहन होते हैं, तीव्र दहन, मंद दहन, पूर्ण दहन और आपका अपूर्ण दहन। राइटिंग तो देखो थोड़ी बहुत खराब है लेकिन आप समझने का प्रयास करें फिर भी चीजों। तीव्र दहन क्या होता है साथियों? देखो तीव्र दहन मैं सीधा आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, आपको मैं परिभाषाओं के अंदर उलझाना नहीं चाहता हूं, आपको बस समझना है। आपको एग्जाम क्लियर करना है, आपकी इनके प्रति मैं आपको आपकी समझ विकसित कर दूंगा। और अगर आप उदाहरण सोचेंगे तो आपको मतलब ऑटोमेटिक परिभाषा अपने दिमाग में आ जाएगी, हाँ इसकी ये परिभाषा होनी चाहिए। हालांकि डायरेक्ट कौन परिभाषा पूछता है, उदाहरण ही पूछे जाते हैं। आप विस्फोट देखा होगा, बम देखा होगा आपने, और बम का फटना ऐसे रियल में नहीं देखा होगा। और भगवान करे आपको नए देखना पड़े रियल में तो आप मूवीज में ही देखो, वो भी बहुत है। बम का फटना, बम जब फटता है तो ऐसे होता है कि यार तू उसके आग लगा के आ थोड़ा सा, या फिर हम वेट करते हैं कि यार चलो एक तो वास्ते बड़ी को नहीं बढ़ेगी, फिर टाइम लगेगा, एक बार तो कोई बात नहीं, बैठे हैं चाय पानी पी लें, ये तो फट जाएगा, ये तो टाइम ही नहीं लेगा साहब, फेंका और फटा, इसको तो इतना ही काम लगेगा। यानी कि बहुत तीव्र अभिक्रिया होती है ये, इतनी तीव्र अभिक्रिया होता है कि सोचने समझने का तो टाइम ही नहीं है, एक सेकंड से भी कम समय में बम फट जाता है। तो यानी बहुत तीव्र अभिक्रिया होती है। इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो आपकी तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण होती है। तीव्र अभिक्रिया यानी कि जो अभिक्रिया बहुत जल्दी संपन्न हो जाती है वो आपकी कौन सी अभिक्रिया होती है साथियों? तीव्र अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो आपका बम का जो फटना है वो इसका उदाहरण हो जाएगा। फिर है साथियों मंद दहन। मंद दहन मतलब एक ऐसा दहन होता है जो बहुत ही धीरे धीरे होता है, उसका पता भी नहीं चलता कि कब कहां पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथियों मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे अपन हमारा जो शरीर है, जो मानव का जो शरीर है, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि वहां पर भी क्या होता है साथियों? दहन होता है। शरीर के अंदर भी आग लगी हुई है, और शरीर के अंदर तो पता नहीं कौन कौन सी आग लगी हुई है, लेकिन अपन लोग जिस आग की बात कर रहे हैं वो आग थोड़ी अलग है। हम कोई पेट की भूख वाली आग की बात नहीं कर रहे हैं ना, ये कि यार मेरे तो बा चीज की आग लाग रही है, तेरे बट आप डायलॉग सुना नहीं कि तेरे बट जाना की आग लग रही, बा आग नहीं, मैं सही आग की बात करूं। देखो मंद दहन का मतलब अपना जो शरीर है उसके अंदर होता है साथियों ग्लूकोज का दहन। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, अपने आप को बर्न करेगा। अपन बोलते हैं ना कैलोरीज कितनी बर्न हो गई आपकी, यानी कैलोरीज कितनी बर्न हुई, इसका मतलब बर्न का मतलब होता है जलना। जलना यानी कि क्या हो रहा है? दहन हो रहा है। जलने को ही तो बोलते हैं दहन, इसका मतलब अपने शरीर में भी दहन हो रहा है। कभी आपने देखा है क्या कि नाक से धुएं आ रहे हैं, या फिर आपने नाक से राख निकाली हो कि भाई अंदर तो आग लगी हुई थी, चलो नाक से थोड़ी सी राख निकाल लेते हैं। वो आप जो पदार्थ निकालते हो वो राख नहीं है, वो कोई और पदार्थ है, ठीक है ना, वो आपका श्लेष्मा है, वो धूल मिट्टी के कण है, वो जो आप बाहर निकालते हो वो, लेकिन वो आपकी राख तो नहीं है। कभी भी ये देखा है कि नाक से धुआं आ रहा है, आंखें फूटे या ते नाक थोड़ी पढ़ने कर ले, मेरे तो आंख सारी फूट गई, कभी ऐसा हुआ है? पहले तो आंखें खुद की फूटती यदि नाक से धुआं आ रहा था। एक बार आप इमेजिन करके देखो, कहीं ऐसा है क्या भी आपको बोले कि यार अपने शरीर के अंदर ग्लूकोज का दहन है और चार ये दे दे कि इनमें से कौन सा दहन है, तो क्या तीव्र दहन है कि बम थोड़ी पाटे हुए नाक कमाए,
अंदर विस्फोट थोड़ी हुआ है, नहीं हुआ। मंद दहन है, आपको अभी तो चलो इनका तो पता नहीं है। अच्छा नीचे मंद लिख रखा है क्या एक और मैंने, यहां पे आप दूसरा लिखो भैया, यहां पे आप लिखेंगे क्या, अपूर्ण है, कोई बात नहीं, अपूर्ण दहन, ठीक। ये 2 बार लिख दिया होगा, ऐसे मिसप्रिंट हो जाता है, कोई बात नहीं। देखो तीव्र दहन, मंद दहन, मंद दहन की चर्चा चल रही है अपनी। तो मंद दहन में क्या नहीं होता साथियों, ना तो कोई अवशेष बचेगा, ना ही धुआं आएगा, और ये ऐसे हो जाएगा जैसे मतलब पता ही नहीं चला कब हो गया। ठीक है, अलग अलग प्रकार की गैसें निकलेंगी, वो आप अपने शरीर के साथ, शरीर का आपको पता ही है कि गैसें निकलती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है ना, तो आपका मंद दहन भी आपके समझ में आ गया होगा। एक होता है साथियों पूर्ण दहन। पूर्ण दहन जो अपने घरों के अंदर जो एलपीजी का सिलेंडर है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। उससे धुआं नहीं आता, आप बोलेंगे सर नहीं आता। कोई अवशेष नहीं बचता, आप बोलेंगे सर नहीं बचता अवशेष। बिल्कुल, जितना ईंधन हम सिलेंडर के अंदर लाते हैं पूरा का पूरा क्या होता है साथियों, खर्च होता है। उसके अंदर किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती, थोड़ी बहुत होती भी है तो चलो कोई खास बात नहीं है, लेकिन कम, बहुत ही रेयर केस में ही। ठीक है ना। फिर है आपका अपूर्ण दहन, जो अपने घरों के अंदर देसी चूल्हा है, आपने गाँव में देसी चूल्हो होगा नहीं, जगह चूल्हे के ऊपर लकड़ी लगा के, या फिर जो गोबर के उपले आते हैं, गोबर की थेपड़ी जगह ना पागा बांगे ऊपर जो खानो बनावा आप, तो आप देखो पहले तो बेंगे फूंक मारा कदी कदी बेंगे कोई बेन बाड़ांगा, कदी कोई और काम करांगा, न्यारा न्यारा काम होगा, फिर बचेगी के बेम राख और बचेगी। तो वहां पे अवशेष भी बचेंगे। यहाँ पे क्या प्राप्त होते हैं आपको, यहाँ पे आपको अवशेष भी प्राप्त होते हैं, यहाँ पे आपको धुआं भी प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि यदि आप लकड़ी लेकर के आते हो, आप ये चाहते हो कि हमें कम से कम 10,000 किलो जूल की ऊर्जा चाहिए, तो उससे आपको 2,000 की मिलेगी, बाकी तो सारी धुएं के साथ चली जाएगी और कुछ इसके ऊपर पीछे अवक्षेप बचेगा। तो ये जो उदाहरण है, जो अपने घरों के अंदर लकड़ी का जो जलना है, जो गोबर के उपलों का जो जलना है, वो जो उदाहरण है वो किसका है, आपका अपूर्ण दहन का है। तो आपके 4 दहन हो गए। इसी के साथ आपकी जो दहन की जो अभिक्रिया है वो होती है आपकी समाप्त, और इसी दहन के साथ आपके चैप्टर का जो दहन है वो भी यहाँ पे हमने कर दिया है। चैप्टर पूरा आपका धुआं धुआं हो चुका है। आपके चैप्टर समझ में आया है या नहीं आया है, कुछ कमियां रह गई होंगी शायद, या नहीं भी रही हैं, तो देखो अपने को तो पता नहीं, आप ही बताएंगे। आप बताओ कि सर ठीक है कोई बात नहीं हमारे समझ में आ गया, या फिर आप ये कहें कि सर समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई ना कोई और शिक्षण विधि से आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, आपको निराश नहीं किया जाएगा। आप लगातार अपनी तैयारी करते रहें, अपनी तैयारी में आप मस्त रहें। अपना एक चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद अपनी अगली जो क्लास रहेगी वो अपनी किसकी रहेगी, आपको बताई है, क्वेश्चंस की रहेगी। मैंने सबसे शुरुआत में आपको बता दिया है। ठीक है साथियों, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। इस क्लास का जो लिंक आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। और जैसे आप टेलीग्राम चैनल भी अपना सेम नाम से ही है, साइंस बाय अमित सर के नाम से ही है, सेम आपको लोगो दिखाई देगा साइंस अमित के साथ। और इतनी बातें हैं बस अपने पास तो, ठीक है ना। तो आप एक काम करेंगे, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। और मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक अपनी तैयारी में मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।